हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 5 फरवरी 2024। आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बेसिकली आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और इस टॉपिक के बाद आपको ग्रुप पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उस क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोशिश किया ज़्यादातर जो डेटा है उसका यूज़ करने का, ताकि और आपका आंसर राइटिंग अट्रैक्टिव लगे। डेली बेसिस पे मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूँ, रोज़ एक क्वेश्चन देता हूँ ये क्लास खत्म होने के बाद, ताकि आप उसको करें और एक तरह से आपका प्रैक्टिस होता रहे। अगले महीने जेपीएससी का पेपर है, फिर यूपीएससी का पेपर स्टार्ट होने वाला है मई में। फिर आपका उसके बाद फिर सितंबर में आपका बीपीएससी का पेपर स्टार्ट होगा। तो ये टॉपिक आपके हर पेपर में इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। ये आपका वीडियो बेसिकली हॉट्स टॉपिक को कवर करता है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको मैं यहाँ पे आपको कवर कराता हुआ चलता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो उसको अच्छे से कवर करते हैं ताकि आपका आंसर राइटिंग में भी हेल्प करे। तो यहाँ पे बात कही जा रही है 2500 साल पुरानी का जो 2500 साल पुराना जो सॉल्यूशन था क्लाइमेट चेंज को लेकर के, वो हमें यहाँ पे मिल गया है। उसी को लेकर के बात कही जा रही है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के यहाँ पे पूरा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, साइंस के बहुत सारे टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए भी ये आसान हो जाए चीज़ों को समझने को लेकर के। ये बात कही जा रही है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस की। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली कहाँ है? ये लखनऊ में है। ठीक है, यहाँ के जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर है, उन्होंने 2500 साल पुरानी जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन थी उस टाइमलाइन को रिसर्च किया है, जो बेसिकली वाडनगर में रहते थे। वाडनगर कहाँ पे? वाडनगर गुजरात में है। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट किया जाएगा उसको लेकर के उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस के शोधकर्ताओं ने हाल ही में अध्ययन किया है कि भारत के पास वडनगर कहाँ पे? गुजरात में है। मानव बस्ती के इतिहास का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2500 साल पुरानी पद्धति है। ध्यान से समझिएगा, वडनगर में जो मानव बस्ती के जो इतिहास रहे हैं उसका उपयोग कैसे करके जलवायु परिवर्तन को सुधारा जाए, उसको यहाँ पे उसी टॉपिक को यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है हर एक चीज़ को। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर को लेकर के, मैं बात करूँ अगर मैं पॉल्यूशंस को लेकर के बात करूँ, तो हर एक चीज़ में इसका इम्पैक्ट रहता है। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में कवर करते हैं। तो ये जो स्टडी है, ये स्टडी बेसिकली ये स्टडी हमें क्या चीज़ को एग्जामिन कराता है? तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, बहुत सारे पुराने वस्तुएं, पुरातत्व वस्तु हो गई, बहुत सारे प्लांट के अवशेष देखने को मिलेंगे। आइसोटॉपिक डेटा का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि जांच उसके थ्रू किया जा सके, अध्ययन उसके थ्रू किया जा सके। ठीक है, आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप की अगर मैं बात करूँ, ये केमिस्ट्री का टर्म है। आइसोटॉप क्या होता है? Isotope basically the atom which has same atomic number but different mass number, है ना? यही तो होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो सेम हो लेकिन मास नंबर उसका अलग हो। तो उसी को लेकर के उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? किसी भी वस्तु का अध्ययन हम कैसे पता करते हैं? किसी भी वस्तु का एज हम कैसे पता करते हैं? उसका एज हम पता करते हैं कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये एक साइंस टर्म है कार्बन डेटिंग, जिसका उपयोग करके, जिसका यूज़ करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पुरातत्वविद जो है वो बेसिकली इसका स्टडी करते हैं। और इस कार्बन डेटिंग का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु का एज फाइंड आउट करते हैं, कि वो वस्तु जो हमें मिला है, जो एंटिक पीस हमें मिला है, जो पुराने ज़माने की चीज़ें जो हमें मिली है, वो कितने साल पुरानी है, वो एक रफली आइडिया उसके थ्रू हम प्राप्त कर पाते हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पे अध्ययन करके उसका उपयोग करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो जितने भी डेटा एनालिसिस यहाँ पे हो रहे हैं वो आइसोटॉप्स का यूज़ करके, रेडियो कार्बन का यूज़ करके, किसके ऊपर? ग्रेन के ऊपर, चारकोल के ऊपर यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके और उसके थ्रू हम जलवायु परिवर्तन से किस तरह से निपटे उसका समाधान निकाल सके। क्लियर हो गया ये वाला स्लाइड? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये है आपका बिरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान का प्रस्तावित नया भवन। आप देख सकते हैं ये लखनऊ में है। इसी इंस्टीट्यूट की बात कही जाए, इसी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर के द्वारा बेसिकली ये सारे
चीज़ें हो रही हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। अब इसके हाइलाइट्स क्या है, ये जो इनके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया उस रिपोर्ट के मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली गुजरात के वाडनगर के एरिया की बात कही जा रही है, जो कि एक सेमी एरिड रीजन है, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र बेसिकली है। और वहाँ पे ऐतिहासिक स्थल में एक नई लचीली कृषि अर्थव्यवस्था का अनावरण यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, जो भी 2500 साल पुरानी जो चीज़ें हैं वहाँ पे हिस्टोरिकल साइट है वाडनगर में, तो उनका बेसिकली क्या रहा है दर बदर सेंचुरी बीतते गई कि हर सेंचुरी में किस तरह के मानसून रेंज वहाँ पे फ्लक्चुएट किए गए, किस तरह से मौसम का परिवर्तन हुआ है उस जगह पे, उस चीज़ का बेसिकली यहाँ पे अध्ययन किया गया है। और वाडनगर में अगर देखा जाए तो मानसून की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली वाडनगर में अगर मैं मानसून वर्षा की बात करूँ तो 800 से 1300 ईस्वी तक ऐतिहासिक मध्यकाल देखने को मिला है। और उत्तर मध्यकालीन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके दौरान जो विभिन्न स्तर पर जब मौसम वर्षा वहाँ पे विभिन्न स्तर पर उसका एग्जामिन किया गया है, उसका स्टडी किया गया है, और उसके बेसिस पे यहाँ समाधान निकालने की कोशिश की गई है। किस तरह से जलवायु में अनुकूलन आया जाए, क्लाइमेट को किस तरह से अडेप्ट कर किया जा रहा है सालों साल, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे अध्ययन किया गया है, स्टडी किया गया है। और इस पर क्रॉप का भी क्या फ़र्क इफेक्ट पड़ता है, क्रॉप का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फ्लक्चुएशंस आपको मानसून रेंज पे बहुत आपको सालों से 10 सालों देखने को मिल रहा है। और ये फ्लक्चुएशन के बावजूद भी जो 1300 से 1900 का जो पीरियड था उसमें बेसिकली छोटे छोटे अनाज वाले जो बेसिकली प्लांट होते हैं, जैसे C4 प्लांट जिसको कहते हैं, C4 प्लांट कार्बन जो बेसिकली कार्बन प्लांट जिसको कहा जाता है। चलिए मुझे बताइएगा C4 प्लांट किसको कहते हैं। C4 प्लांट में मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे बाजरा हो गया, शुगर केन आप कह सकते हैं, शुगर केन हो गया, गन्ना जिसको कहते हैं, मेज़ हो गया, ये सारे C4 पौधे के कैटेगरी में आते हैं। चलिए मुझे बताइएगा ये C4 प्लांट कहते क्या हैं, देखते कितने लोग को पता है, साइंटिफिक टर्म है ये आपका पहला क्वेश्चन है। मुझे बताइएगा C4 पौधे किसको कहा जाता है। तो मानसून बारिश में असमान वितरण के बावजूद छोटे दाने वाले जो अनाज होते हैं, जैसे विशेषकर बाजरा पर आधारित एक लचीली फसल अर्थव्यवस्था यहाँ देखी गई है। तो जो चेंजेस आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वर्षा का इम्पैक्ट जो होगा वो फसलों पे ऑब्वियस सी बात है फ्लक्चुएट आपको देखने को मिलेगा। तो जो फसल होती है उसका उसमें बेसिकली जो वर्षा होती है उसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे 1300 से 1900 ईस्वी में देखने को मिला है। मानसूनी बारिश में जो परिवर्तन देखने को मिला है उसमें छोटे दाने में क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस वर्षा का, उसको यहाँ पे स्टडी किया गया है। और उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन यानी लचीलापन देखने को मिला है फसल की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ये कहाँ की बात कही जा रही है, ये वाडनगर की बात कही जा रही है। ठीक है, मध्यकाल के दौरान की बात कही जा रही है, 1300 से 1900 ईस्वी के बीच की बात कही जा रही है। तो C4 पौधे में क्या आ गया, बाजरा आ गया, गन्ना भी आप कह सकते हैं। तो मुझे बताइएगा ये C4 प्लांट होता क्या है। C4 प्लांट बेसिकली अगर मैं बात करूँ, कार्बन प्लांट ही बेसिकली इसको कहते हैं। ठीक है, जो कार्बन का यूज बेसिकली जहाँ पे कार्बन का यूज़ होता है उस तरह के प्लांट को बेसिकली C4 प्लांट कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली रेस्पिरेशंस होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्लांट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से, किस सेल से करते हैं, किस कोशिका से करते हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर जो आएगा वो आएगा स्टोमाटा। लेकिन आंसर आपका गलत है। मैंने कोशिका पूछा है, मुझे कोशिका का नाम बताइए, उस कोशिका का नाम क्या है। तो माइटो स्टोमाटा के बगल में, स्टोमाटा के साइड में, अगर मैं एग्जैक्ट पिक्चर की मैं बात बताऊँ, अगर आप साइंस बहुत अच्छे से कवर किए होंगे बायो का पार्ट, तो आपको वहाँ पे प्लांट के सेक्शन में, आपको बॉटनी का अगर पार्ट आपने अच्छे से कवर किया होगा, तो स्टोमाटा के स्टोमाटा से सटा हुआ एक कोशिका होता है, उस कोशिका का नाम बताना है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। चलिए वो मुझे बताइएगा। तो उस तरह के पौधे जो बेसिकली C4 पौधे कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन फिक्सेशन होता है, कार्बन फिक्सेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा, यानी O2 का एक्सेल होता है और CO2 इनटेक होता है। पौधे में यही तो होता है। दिन में क्या होता है, दिन में पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में क्या होता है, रात में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं, ये C4 प्लांट के अंतर्गत होती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मुझे बताइएगा C4, वैसे तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी C4 पौधे को लेकर के, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो मुझे वो कोशिका का नाम भी जानना है,
जो स्टोमाटा के बगल में होता है, जिसके थ्रू गैसों का आदान प्रदान होता है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। देखिए वाटनगर की बात की जा रही है। वाटनगर इस वाले एरिया का बेसिकली स्टडी किया जा रहा है। ये गुजरात, पूर्वी गुजरात में ये बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अरब सागर, ये गल्फ ऑफ, देखिए पहले के टाइम पे ना इसको खम्बत नहीं काम्बे बोला जाता था, और ये हो गया गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये C4 प्लांट का यूज़ क्या है, ये एक तरह से रिस्पॉन्स को बताता है कि लंबे समय तक जो मॉनसून में चेंजेस आए हैं उसके थ्रू ये किस तरह से प्रतिक्रिया को दर्शाता है। C4 पौधों का उपयोग बेसिकली हिमयुग के दौरान ग्रीष्म मानसून के लंबे समय में कमज़ोर रहने के प्रति इस वर्ग अनुकूल प्रतिक्रिया को क्या कहता है, दर्शाता है। C4 पौधे एक प्रकार के पौधे जो एक विशिष्ट प्रकाश संश्लेषक मार्ग का उपयोग करते हैं, जिसे C4 कार्बन स्थिरीकरण मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। देखिए C4 प्लांट के बारे में यहाँ पे बताया भी गया है। ये वैसा प्लांट है जो बेसिकली C4 कार्बन फिक्सेशन करता है। अब C4 कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है, आप देख सकते हैं ये अपने आप को, वह पौधा होता है जो अपने आप को ढालता है, चाहे हॉट और एरिड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन हो रहा हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फोटो रेस्पिरेशन की संभावना ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर जहाँ पे गर्म और शुष्क वातावरण देखने को मिलेगा, उन स्थितियों में ये क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, ढालता है, अपने आप को अडॉप्ट करता है, अपने आप को स्थिर करता है। तो वही उसी तरह के पौधे को बेसिकली C4 पौधे कहा जाता है। इसके अंदर कार्य, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगला मैं बात करूँ तो खाद्य फसलों का विविधीकरण भी एक यहाँ पे मुख्य व्यवस्था है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो खाद्य फसलों और सामाजिक आर्थिक प्रथाओं के विविधीकरण ने इस प्राचीन समाजों की असमान वर्षा तथा सूखे की अवधि से उत्पन्न चुनौतियों के निपटने की अनुमति दी है। देखिए ये क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रॉप को लेकर के, वो इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बताया गया। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस यही क्वेश्चन आपका 69 मेंस में पूछा गया था एसे राइटिंग में। अगर आप रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे, इस चीज़ों को समझिएगा तो समझ जाइएगा कि हाँ 69 के मेन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसे राइटिंग में, कि क्लाइमेट का जो इवोल्यूशन हुआ है, क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पर, वो किस तरह से पड़ा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप देख सकते हैं एक तरह से आपका मेंस लेवल का क्वेश्चंस का सारे पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि इसका उपयोग करके आप आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। तो फूड क्रॉप के जो डाइवर्सिफिकेशंस होते हैं और जो भी उसमें प्रैक्टिसेस चलती हैं पुराने टाइम पे जो चलती रहती थी, ताकि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको बढ़ने में, उसके उपजने में, शायद सूखापन का हो या फिर एरिड रीजन हो या ग्रीष्म काल हो या वर्षा ऋतु, वो सारे चैलेंजेस को किस तरह से अडेप्ट करते हैं उसको लेकर के यहाँ पे पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। और उसी को पूरी तरह से किस तरह से वो निपटते थे उन सारे चैलेंजेस को, वो भी यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, अब क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या है, ये तो आपका पूरा था मुख्य विशेषता। अब इस अध्ययन का महत्व क्या हो गया, ताकि अब इस अध्ययन में हमें ये पता चला कि क्लाइमेट का जो पैटर्न रहा है सालों साल, है ना, सालों साल जो ऐतिहासिक जो क्लाइमेट का पैटर्न जिस तरह से चेंज हुआ है और जिस तरह से मानव उसको रिस्पॉन्स करते थे, उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ें करते थे पौधों को लेकर के, वो हमें और अच्छे से समझने को लेकर के और क्लैरिटी मिली है कि अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो उस टाइम पे हमें पौधों को किस तरह से हमें सस्टेन करना है, या फिर ज़्यादा वर्षा हो रही है तो उस केस में हम पौधों को कैसे सेव कर सकेंगे, उस चीज़ों पर यहाँ पे प्रकाश डाला है, उस चीज़ों को यहाँ पे पूरी तरह से इम्पोर्टेंस दिया गया। इससे पता चलता है पिछले अकाल और सामाजिक पतन न केवल जलवायु में गिरावट परिणाम थे, बल्कि संस्थागत कारकों को भी प्रभावित थे। तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स थे, जो ये सजेस्ट किया जाता है कि पुराने टाइम पे जितने अकाल पड़े हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का समय आया था, आप वो देख सकते हैं। तो सोसाइटी में जो अकाल जो पड़ा था, ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लेकर के, या फिर आप कह सकते हैं कि जब पूरी तरह से फसल नष्ट हो गया था, तो उस टाइम पे किस तरह से उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ा था, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और किस तरह से क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहा है, तो उसको किस तरह से चैलेंज के रूप में सस्टेन किया जा सके, उसको किस तरह से सामाजिक पतन न केवल जलवायु में गिरावट का परिणाम थे, बल्कि संस्थागत कारकों को भी प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो स्टडी है ये इन्फॉर्म भी करता है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से अडाप्ट करें,
कौन कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाएं और किस तरह से अंडरस्टैंड करें क्लाइमेट पैटर्न को और उसका रिस्पॉन्स हम किस तरह से दें। क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम किस तरह से रिस्पॉन्स करें अपने खेतों को लेकर के, अपने क्रॉप्स को लेकर के, ताकि हमारा क्रॉप जो है वो लंबे समय तक सस्टेन कर सके। उसको लेकर के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे चीज़ों को समझें। तो ऐतिहासिक जलवायु पैटर्न और मानव प्रतिक्रिया को समझने के महत्व पर जोर देते हैं और समकालीन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को सूचित कर सकती है। उसी को लेकर के ये अध्ययन जो है वो महत्व है। इसमें बहुत सारे ऐसा नहीं है कि सरकार जो है इसके ऊपर स्टेप्स नहीं ले रही। सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं कि जो क्लाइमेट में चेंज देखने को मिल रहा है, भारत के क्लाइमेट में जो चेंज देखने को मिल रहा है उसको लेकर के हम किस तरह से हम पहल करें। तो पहल यहाँ पे क्या किस तरह से की गई है, तो देखिए बहुत सारे एक्शन प्लान जो है वो सरकार की तरफ से निकाले गए हैं, बहुत सारे स्कीम्स निकाली गई हैं, बहुत सारे कार्य योजना निकाली गई है। अब ये योजना कौन कौन सी है, देखिए 2008 में इन्होंने ये लॉन्च किया था कि देखिए लॉन्च ये हुआ था NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, किस तरह से क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहा है उसको किस तरह से भारत में चुनौती की तरह हम उसको एड्रेस करें, हम किस तरह से उसका समाधान करें। 2008 में इसको लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य भारत के लिए निम्न कार्बन, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न कार्बन की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी हम किस तरह से भारत को कार्बन उत्सर्जन में, हम लो कार्बन उत्सर्जन में हेल्प करें, है ना। और ये बेसिकली ये जो नेशनल एक्शन प्लान है इसमें यही बोला जा रहा है कि हम किस तरह से क्लाइमेट को डेवलप करें, क्लाइमेट रेजोल्यूशन को अचीव करें, कार्बन का उत्सर्जन कम करें, है ना। अभी यहाँ पे COP26 हुआ था, है ना। ये कब हुआ था मुझे बताइए, ये हुआ था बेसिकली 2021 में। कहाँ हुआ था ये ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे, ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड सुना होगा आप लोगों ने। स्कॉटलैंड कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में ग्लासगो में बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 बेसिकली हुआ था, जिसका टारगेट था, जिसका एम क्या था, जिसका थीम था, क्लाइमेट ही थीम था, ठीक है। उसी के ऊपर सभी कंट्रियों ने अपने अपने तरफ से एक टारगेट फिक्स किया कि हम इस साल तक अपने कंपनी को जीरो कार्बन इमिशन पे हम अचीव कराएंगे, यानी उसका कार्बन का उत्सर्जन जो होगा वो पूरी तरह से जीरो हो जाएगा उनके कंपनी में। उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस करके सभी लोगों ने अपनी ठानी। अब चलिए मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में भारत ने क्या बोला है, भारत ने कार्बन इमिशन को लेकर के क्या बोला है वो मुझे बताइए। इंडिया कब तक जीरो कार्बन इमिशन करेगा, यानी ये टारगेट को कब तक अचीव करेगा, वो साल मुझे बता दीजिए। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको देता रहता हूँ, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन का इसका आंसर देते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए सरकार की तरफ से 8 नेशनल मिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो NAPCC के अंडर में है, इसका कोर प्रोजेक्ट है ये, है ना। ये बेसिकली कोर प्रोजेक्ट है और ये 8 राष्ट्रीय मिशन है जो जलवायु परिवर्तन में मुख्य लक्ष्यों में प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म, ये सारे मिशन हैं, ये स्ट्रैटेजीज बनाई गई है NAPCC की तरफ से, ताकि हम लो कार्बन को अचीव कर सकें। हमारा टारगेट ही है कार्बन का इमिशन लो हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर भारत की तरफ से हर वो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि हम जो अभी तक गैर नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर निर्भर थे, अब उसको नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर निर्भर हो सके, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम अपना सारा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो उस पर हम निर्भर हो सके। जैसे विंड के थ्रू हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन करना, सोलर एनर्जी का यूज़ करना, सौर ऊर्जा का यूज़ करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल सोलर मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी इफिशिएंसी आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल हैबिट देख सकते हैं, वाटर मिशन देख सकते हैं, हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल सतत, सस्टेनेबल मतलब होता है सतत, लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए, ठीक है। नेशनल मिशन और स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, तो जलवायु परिवर्तन के रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन हो गया, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन हो गया, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन हो गया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम हो गया, राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, राष्ट्रीय आवास पर राष्ट्रीय मिशन हो गया, ऊर्जा दक्षता या राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन। चलिए अभी एक सरकार के तरफ से एक सोलर एनर्जी पॉलिसीज लॉन्च की गई है, ठीक है। वो मुझे बताइए किस
राज्य के सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया? सौर ऊर्जा पॉलिसी, वो मुझे बताइए, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सोलर एनर्जी पॉलिसी मुझे बताइए कि किस राज्य के द्वारा अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया। तो ये सारे बेसिकली ये सारे आपके एक स्टेप है, रणनीतियाँ हैं, स्ट्रैटेजीज है NAPCC की तरफ से कि किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन पर काम कर सके, किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स हम ले सके। NAPCC की तरफ से ये सारी बातें बताई गई है ताकि हम एक तरह से क्या कर सकें, जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम ये सारे इनिशिएट करके उसमें जो पॉल्यूशंस लेवल है, क्लाइमेट को क्या करना है, ग्रीन बनाना है ना। ग्रीन इंडिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है, यानी हरित इंडिया के ऊपर अगर हम बात करें, जहाँ पे जीरो पॉल्यूशंस का लेवल एकदम कम हो। तो ठीक है, उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात की जाए, जितने भी गैसेस आप पर्यावरण में देखने को मिल रहे हैं उन सभी की मात्रा कम हो जाए, उसी के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये दूसरा आप इनिशिएटिव है। यहाँ पे जो कमिटमेंट किया गया है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने को लेकर के, देखिए NDC, अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे ना, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, चलिए मुझे बताइएगा। अच्छा मुझे बताइएगा, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। ये साइंस का क्वेश्चन है, BPSC में पूछा गया। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस होता है ना, मेजर ग्रीन हाउस गैस, ये पूछा गया मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो बेसिकली उत्सर्जित होती है इन्वायरमेंट में। ये क्वेश्चन BPSC के एग्जाम में पूछा गया 63, 64, 65 में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से मुझे इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग के दिमाग में जो आ रहा है मे भी शायद वो ना हो, है ना तो थोड़ा सा इसको ध्यान से, क्योंकि एक पजलिंग क्वेश्चन है और ये बेसिकली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत विवाद भी हुआ है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ है, बहुत सारे लोग इसको लेकर के क्वेश्चन भी किए हैं। ये आंसर सही नहीं, लेकिन जो संस्था थी उनके तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल सही पूछा गया था, और आंसर्स भी उनके तरफ से जो दिए गए थे वो बिल्कुल सही दिए गए थे। तो इसको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एग्जामिन कीजिएगा। क्लाइमेट चेंज को कैसे हम मीट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया कि GDP यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस 45% तक ये हमने प्लेस रखा है। कब तक, 2030 तक। सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 तक 2005 के स्तर से 45% तक कम करने, और वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली उत्पन्न करने का यहाँ पर संकल्प लिया गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए साफ यहाँ पे बोला गया है कि 50%। देखिए ये सारे जो यहाँ पे कमिटमेंट किए जा रहे हैं, ये कमिटमेंट कहाँ पे हुआ था, ये कमिटमेंट हुआ था COP26 में। वही सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की तरफ से। यहाँ पे बोला गया 50% इलेक्ट्रिसिटी, यानी 50% देश का बिजली जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्स से उत्पन्न करेगा भारत, और ये कब करेगा, 2030 तक। 2030 तक आप देख सकते हैं गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली उत्पन्न करने का यहाँ पे संकल्प लिया गया है, और इस पे बहुत तेज़ी से हमारा भारत जो है वो काम कर भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि 45% तक लाने की बात कही जा रही, 2005 लेवल पे था तो इमिशन को लेकर के। और यहाँ पे प्लेस भी किया गया है, यहाँ पे एक और संकल्प लिया गया है कि हम कार्बन सिंक को, एडिशनल कार्बन सिंक का हम यूज़ करेंगे, और नेट जीरो इमिशन। देखिए अभी इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था ना कि हम देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक हमको करना है, यानी वातावरण में जो कार्बन की मात्रा है उसको हमें कम करना है। अगर अभी मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में 350, 400, 450 के आसपास AQI लेवल आप देख सकते हैं, जो पॉल्यूशन लेवल है, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं जो दिल्ली में है। ठीक है, तो 2070 तक इसको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, 0 तक लेकर के आना है, पूरी तरह से शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का यहाँ पे संकल्प लिया गया है। ठीक है, क्लियर। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये सारे निर्धारित किया गया योगदान। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की बात करें, NAFCC की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 को हुई थी, और ये एक तरह से वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है किसको, राष्ट्रीय स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, ताकि वो प्रोजेक्ट को अडेप्ट कर सके हर सेक्टर्स में। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये क्या करता है, बेसिकली
फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसकी स्थापना 2015 को की गई थी NFCC। और जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, विभिन्न क्षेत्रों में ये परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता क्या करता है, प्रदान करता है, ताकि हम देखिए हर तरह से यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, सबको यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है NFCC की तरफ से कि आप क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं कार्बन को कम करने को लेकर के, अपने राज्य में कम करने को लेकर के, और कौन कौन से प्रोजेक्ट में कितने कितने पैसे की कमी आ रही है। तो ये उस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान करता है ताकि उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा जा सके, इसको बंद ना हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भारत पूरे देश में कमिट कर चुका है 2070 तक उसको है हो जीरो इमिशन करना है, कार्बन इमिशन। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना की मैं बात करूँ, ऐसे FCC की बात यहाँ पे कही जा रही है। स्टेट एक्शन प्लान, अब यहाँ पे स्टेट क्या हुआ, अभी तक तो हम नेशनल की पढ़ रहे थे, अब स्टेट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है वो पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपने अपने नीड्स और प्रायोरिटीज़ पे फोकस करें और किसी तरह से जो परिवर्तन है उसको कम करें, जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करें। तो ये पूरी तरह से क्या करता है, सभी राज्यों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कि अपने अपने प्राथमिकताओं के ऊपर ध्यान दें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार करके प्रोत्साहित करने को लेकर के बात की जा रही है। उपराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए रणनीतियों और कार्यों को रूपरेखा तैयार करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो और आउटलाइन स्ट्रैटेजीज आप देख सकते हैं, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज देख सकते हैं सब नेशनल लेवल पे। ठीक है, अलाइंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर रहा है NAPCC और NDCC को। देखिए यहाँ पे इसके साथ साथ जो NAPCC और NDC कर रहा है वो भी ये स्टेट जो है उसको भी लेकर के यहाँ पे संरेखित करता है, उसको भी साथ में लेकर के जो उनके जो एम है वो एम ये भी स्टेट भी कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। यानी आप देख सकते हैं NDC का क्या है, NDC ने क्या बोला है 2030 तक किसी भी तरह से 50% इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। यानी 50% तक राज्य भी क्या करेगा, उसके राज्य में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं ऊर्जा का जितना भी उत्सर्जन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारे जो सोर्स है उस स्रोत को गैर फॉसिल फ्यूल, गैर ईंधन बनाने की बात कही जाए, गैर जीवाश्म ईंधन बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो स्टेट भी उसके ऊपर फोकस कर रहा है और ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन को जो हासिल करना है उसके ऊपर भी स्टेट जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट की बात कही जा रही है। तो ये इंस्टीट्यूट 1946 को स्थापित किया गया था। इसके प्रोफेसर जिसके द्वारा स्थापित किया गया था वो बिरबल साहनी थे। उनका विज़न क्या था कि पैलियो बॉटनी एज ए डिस्टिंक्ट ऑफ साइंस। यहाँ पे उनका विज़न क्या था कि हम बेसिकली संस्थान का उद्देश्य पौधों के जीवन की उत्पत्ति और विकास, भूवैज्ञानिक चिंताओं तथा जीवाश्म ईंधन की खोज से संबंधित मुद्दों का समाधान करें। तो यही उनकी उद्देश्य थी। विशिष्ट ज्ञान के रूप में स्थापित करने की दृष्टि यहाँ पे रखी गई है। इनका एड्रेस क्या था, जो ओरिजिन है और इवोल्यूशन ऑफ प्लांट लाइफ है, जियोलॉजिकल कंसर्न है और फॉसिल फ्यूल का एक्सप्लोरेशन है, उसको एम करना था, उसके ऊपर बेसिकली उद्देश्य था, उसका समाधान करना था। ठीक है, जितने भी पौधों के जीवन की उत्पत्ति और विकास हुआ है ना, जीवाश्म ईंधन की खोज से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। इस एम से लेकर के बिरबल साहनी के द्वारा प्रोफेसर जो थे उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस यहाँ पे स्थापित किया। अब यहाँ पे केंद्र बिंदु क्या था, बेसिकली अनुसंधान की अगर मैं बात करूँ, फोकस एरिया क्या है रिसर्च का, उसके ऊपर बात करते हैं। तो बायोटिक इवोल्यूशन थ्रू जियोलॉजिकल टाइम की बात कही जा रही है, यानी भूवैज्ञानिक समय के माध्यम से जैविक विकास की बात कही जा रही है। जैविक विकास यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट किंगडम को क्या करना है, हमें उसको डेवलप करना है। किसके थ्रू जियोलॉजिकल टाइम, यानी समय के स्तर पे किस लेवल पे हम आज के डेट में बायोटिक इवोल्यूशन है उस पर हम किस तरह से वर्क कर सके, उस एरिया को पूरी तरह से रिसर्च करना है। जैसे पूर्व से लेकर के आप देख सकते हैं 800 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो रिसर्च हुआ है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ा है पौधों के ऊपर, उसको स्टडी करके हम आज किस तरह से ह्यूमन जो है वो रिस्पॉन्स करेगा आज के क्लाइमेट को लेकर के, वो यहाँ पे बात कही जा रही है। तो आज जो क्लाइमेट का जो सिचुएशन है, आज जो जलवायु का आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसका इम्पैक्ट किस तरह से आज के डेट में पौधों को देना है, वो एक तरह से समाधान हमें पुराने टाइम से मिलता हुआ आ रहा है कि उस टाइम से लोग क्या करते थे, किस तरह से उसको सस्टेन करते थे। उन्हीं सारे समाधान को उसी सारे पॉइंट्स को यूज़ करके हम आज के डेट में
अपने पौधों का उपज में हम उसका समाधान के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन की जो रिस्पॉन्स होंगी उसको उसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली हम पौधों पे वर्क करेंगे। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, प्री कैम्ब्रियन लाइफ की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन जीवन का विविधतम यहाँ क्या कहा जा रहा है, गोंडवाना और सार्वजनिक वनस्पतियों की विविधता, वितरण, उत्पत्ति एवं विकास। देखिए यहाँ पे जो बेसिकली गोंडवाना और सेंजोइक फ्लोरा था, साउथ दक्षिण भारत की बात कही जा रही है। उस टाइम पे जो इवोल्यूशन था, किस तरह से बटे थे, किस तरह से क्या क्या चीज़ उपज होती थी, उनके सोर्स क्या थे, किस तरह से वो डेवलप हुए, उन सारी चीज़ों में जो विविधीकरण था वो सारी चीज़ों का रिसर्च यहाँ पे किया गया है। फेलोजेनेटिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लांट लाइफ। अब प्लांट लाइफ को किस तरह से हम समझे उसको लेकर के ये यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। गोंडवाना और सेनोजेनिक समय स्लाइस के दौरान अंतर तथा अंतर बेसलिन संबंध के ऊपर भी फोकस करना। इंट्रा, देखिए दो वर्ड होता है, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब जैसे आप सुनते होंगे, नॉर्मल वर्ड में सुनते होंगे सभी लोग, इंटर स्टेट, और एक होता है इंट्रा स्टेट, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, एक कोई, चलिए मैं बस का ही नाम बोलता हूँ, इंटर स्टेट बस हो गया, एक हो गया इंट्रा स्टेट बस। इसका मतलब ये हो गया कि वह बस जो बेसिकली एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेट हो गया। इंट्रा स्टेट मतलब क्या हो गया कि स्टेट एक ही है, लेकिन वो सिटी 1 से लेकर के सिटी 2 में जा रहा है। मतलब एक ही स्टेट के अंदर वो बेसिकली डिफरेंट जो शहर हैं वहाँ पे बस ही वो बस जो है वो बेसिकली जा रहा है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो बेसिकली एक समय से लेकर के दूसरे से रिलेटेड जो गांडवानियन लोग थे, सेनोजेनिक टाइम जो था, चलिए मुझे बताइएगा ये कौन से अवधि को कहा जाता है, किस टाइम जोन को कहा जाता है, मुझे समय सारणी बताइएगा। ठीक है, मुझे बताइएगा किस टाइम पीरियड की बात कही जा रही है, ये दोनों को लेकर के, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उस टाइम को लेकर के यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है। फिर यहाँ पे जो बेसिकली पेट्रोलॉजी टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ गोंडवाना कोल्स एंड सेनोजेनिक लिग्नाइट। देखिए जितने भी आप देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल वो बहुत टाइम पुराने के बने हुए हैं जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे ये सारे जो जीवाश्म ईंधन है वो सारे आने के टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो किस तरह से हम इनसे अपना डिपेंडेंसी जो है हटा करके हम किस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर हम शिफ्ट करें, टारगेट पूरा फोकस उसी पे किया जा रहा है। जितने भी फ्यूल्स बनते हैं, जितने भी ईंधन आप देख रहे हैं आज के डेट में हमारे पास, वो आज के बने हुए नहीं है, सालों साल बन जाता है, उनको सालों साल लगता है। वो बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर में, वो बेसिकली क्रस्ट के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में कितने हाई टेम्परेचर पे, उनके ऊपर हाई टेम्परेचर पे वो काफ़ी टाइम तक रहने के बाद फिर वो ईंधन के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और उससे बेसिकली उसको जब आप बर्न करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो गैसेस निकलेंगे वो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं, मीथेन होते हैं, फिर आपका कार्बन होता है। तो ये सारे जो है साइनाइड होते हैं, ये सारे गैसेस हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, और इसीलिए उनसे उनका उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे प्रदूषण भी वो क्रिएट करे, वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो उनसे किस तरह से हटा जाए और हम नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर बढ़ा जाए, ताकि उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे, हमारा पर्यावरण भी सही रहे, हमारी सोसाइटी भी, हमारे एनवायरनमेंट भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ग्रीन इन्वायरमेंट की बात कही जा रही है, क्लीन एनर्जी की बात कही जा रही है, उसी के ऊपर ये पूरा रिसर्च जो है वो फोकस्ड है। आई होप बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे, थोड़ा बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, लंबा टॉपिक चलता रहता है, और इसके ऊपर स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि यही सारी चीज़ें एक तरह से आपके लिए पॉइंट्स ऐड करेंगे, ताकि क्लाइमेट के ऊपर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह के रिपोर्ट्स को आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर और आपका अट्रैक्टिव लगे। हर दिन मैं आपको आंसर देता हूँ, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी आपको क्वेश्चन, हर दिन आपको क्वेश्चन देता हूँ, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आंसर राइटिंग के लिए, और इसी टॉपिक से रिलेटेड रहता है, और वो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको दिए हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को लाइटली मत लीजिएगा। आप सोचते होंगे इन सारे टॉपिक्स ऐसे ही मैंने क्वेश्चन बना दिया,
मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछे हुए हैं, तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का पर्पस क्या है, क्वेश्चन किस लेवल का किस तरह का आपसे आंसर चाहता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लीजिए। पहले 10 से 20 सेकेंड आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को किस तरह से हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से हमें उसको लिखना है, स्टार्ट कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ से करना है। ये 10 से 20 सेकंड में आप उसको सोच लिए और उसके बाद फिर आप उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, ताकि उस 10 से 20 सेकंड में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाए जब आप लिखने बैठे तो और चीज़ों को अच्छे से समझिए। आप में से बहुत सारे लोग आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, और आंसर लिखना भी चाहिए। और जिन लोगों का जहाँ जहाँ फॉल्ट होता है, जहाँ जहाँ वो नहीं कंप्लीट कर पाते या जहाँ उनकी गलती होती है, मैं उनको बताता भी हूँ। जब मुझे समय मिलता है मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तो चीज़ों को आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा लेवल पे आंसर राइटिंग हो जाएगा। 15 दिन लिखिएगा तो अपने आप आपको अपने आप में खुद में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं तक है। अगली टॉपिक हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को यार शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकें और उन लोग तक भी सारी चीज़ें पहुंच सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।